प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत देखते हैं। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत, जो प्लेटो का आदर्श राज्य है, रिपब्लिक नामक पुस्तक में, वह उसका सार तत्व है। दार्शनिक राजा के सिद्धांत को ही एक तरीके से सफल बनाने के लिए, दार्शनिक राजा को आदर्श राज्य में सफल साबित करने के लिए ही वो एजुकेशन और साम्यवाद के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण करते हैं। यानी वो यह व्यवस्था करते हैं कि इस प्रकार की एजुकेशन रहेगी और इस प्रकार की पारिवारिक साम्यवादी व्यवस्था रहेगी जिसमें संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद मुख्य है, तभी दार्शनिक राजा का राज्य है वह सही कार्य करेगा। प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का सार है वह दार्शनिक राजा का शासन है। प्लेटो के अनुसार राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जबकि उसका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी और स्वार्थहीन दार्शनिक राजा के हाथों में हो। प्लेटो के समय में जो शासन था, भले ही वह एथेंस का प्रजातंत्र हो या स्पार्टा का सैनिक तंत्र हो या सिराकुज का निरंकुश तंत्र हो, वह अज्ञानी, स्वार्थी और संकीर्ण शासकों से संचालित हो रहा था। एथेंस के प्रजातंत्र के बारे में प्लेटो ने देखा कि वहाँ शासक लॉटरी से चुने जाते थे, तो एक बार उन्होंने व्यंग्य भी किया था कि और कोई भी काम करना हो उसके लिए योग्यता ज़रूरी है, लेकिन शासक बनने के लिए कोई योग्यता ज़रूरी नहीं है। तो जो तत्कालीन राज्य थे और उससे पूर्ववर्ती जो ग्रीक राज्य थे, नगर राज्य, उनमें जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वह दो जो मूल कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर डिपेंड करता है। हमने देखा था कि प्लेटो ने आत्मा के त्रिभाग की धारणा को माना। उसका अर्थ ये था कि आत्मा के तीन गुण होते हैं, वो तीन गुण अलग अलग व्यक्ति में, उन तीन गुणों में अलग तत्व की प्रधानता होती है, किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। उसके आधार पर तीन वर्गों का निर्माण होता है और यही तीन वर्ग राज्य में अलग अलग तीन महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं। ये तीन तत्व क्या थे? पहला था क्षुधा, साहस और विजडम यानी बुद्धि। ये हमने देखा था कि क्षुधा है वह प्रोड्यूसिंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, साहस सैनिक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है और बुद्धि या विवेक है वह शासक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य करना ही न्याय की स्थापना है। तो इसी तीन आत्मा के त्रिभाग के कॉन्सेप्ट पे ही प्लेटो ने राज्य में वर्ग व्यवस्था, उन वर्गों के लिए पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम, उनके लिए साम्यवादी व्यवस्था, इन सब का प्रावधान किया था। यानी यह कॉन्सेप्ट प्लेटो के समस्त चिंतन में एक केंद्रीय बिंदु के रूप में चलता है। दूसरा है सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो ये मानते थे कि जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है उसे विवेक से प्राप्त किया जा सकता है, विवेक से जाना जा सकता है। दार्शनिक राजा से तात्पर्य क्या है, यानी जो फिलोसोफर है उसका मीनिंग क्या है? फिलोसोफर के मीनिंग कई हो सकते हैं, जैसे आजकल जो आधुनिक युग में फिलोसफी से तात्पर्य जो मनुष्य जीवन का या किसी विषय का अंतिम चरम जो लक्ष्य है, चरम उद्देश्य है, मूल है, उसका जो अध्ययन करता है वह एक फिलोसोफर कहलाता है। लेकिन प्लेटो के फिलोसोफर किंग का जो डेफिनेशन है वह थोड़ी अलग है। प्लेटो का दार्शनिक राजा है वह सर्वगुण संपन्न महान व्यक्ति है। एम.वी. फोस्टर ने तो कहा कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है
वह व्यक्ति है जो वैज्ञानिक चिंतन की शक्ति से संपन्न हो। लेकिन रिपब्लिक में अलग अलग जगह जो भी फिलोसोफर किंग की विशेषताएं बताई, उनसे यह प्रतीत होता है कि प्लेटो का दार्शनिक ज्ञान का उपासक, विद्वता का भंडार, सत्य का अन्वेषक, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण स्मरण शक्ति और उज्ज्वल चरित्र का व्यक्ति है। यानी एक वह व्यक्ति है जो किसी लालसा लिप्सा से प्रेरित होने की बजाय प्योरली बुद्धि से प्रेरित है और समाज हित में, जनहित में उसकी लाइफ है वह समर्पित होती है। प्लेटो ने घोषणा की कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा ना होंगे, और इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता नहीं आएगी। दार्शनिक राजा के गुण रिपब्लिक की 5वीं और 6ठी पुस्तक में विशेषकर उन्होंने बताए। सत्य का अन्वेषक होगा, तृष्णा और ऐन्द्रिक विषयों को भोगने की लालसा नहीं होगी, उसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण होंगे। यानी इतना ऐसी कोई कमी हो ही नहीं सकती, सर्वगुण संपन्न किस तरह का व्यक्ति होगा। विवेक का प्रेमी होगा, विवेकशील, जिसे शिव स्वरूप का ज्ञान होगा, यानी क्या सत्य क्या है, मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य और कार्यों से वह परिचित होगा। सत्य का अनुगामी होगा, मस्तिष्क में निंदा, अविश्वास, झूठ, फरेब और धोखे के विचार उसे नहीं आएंगे। न्याय का प्रेमी होगा, निस्वार्थी, आत्मनियंत्रण, स्मरण शक्ति और शांत स्वभाव से युक्त होगा। दार्शनिक राजा की उत्पत्ति कैसे होगी या दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे होगा, ये हमने प्लेटो के एजुकेशन और जो साम्यवादी कम्युनिज्म के विचार थे उसमें हमने विस्तार से इसका अध्ययन किया था कि कैसे प्लेटो की एजुकेशन है उसमें प्राइमरी लेवल और हायर एजुकेशन है, और कुल यह लगभग पैदा होने से 50 वर्ष तक की आयु तक चलती है, जिसमें स्कूली शिक्षा के साथ साथ विभिन्न विषयों के अध्ययन के साथ साथ प्लस व्यवहारिक 15 साल का व्यवहारिक नॉलेज भी शासक को दिया गया है। साम्यवाद में कम्युनिज्म से तात्पर्य साम्यवाद होता है। साम्यवाद का भी हमने देखा था कि साम्यवाद 2 तरह का है, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद यानी पारिवारिक साम्यवाद। तो इसका हमने देखा था कि कैसे शिक्षा है वह एक रचनात्मक विधि है फिलोसोफर किंग बनाने की, और साम्यवाद है वह निषेधात्मक विधि है कि जो शासक वर्ग है वह अपने कर्तव्य पथ से डिगे नहीं, उसे परिवार और संपत्ति का जो आकर्षण है वह उसे कर्तव्य पथ से विमुख ना करे। तो ये दोनों प्रक्रियाएं शिक्षा प्रणाली और साम्यवादी व्यवस्था के मार्फत फिलोसोफर किंग के निर्माण को प्लेटो ने समझाया। दार्शनिक शासक के कर्तव्य क्या होंगे? सबसे महत्वपूर्ण है कार्य विशिष्टीकरण को सुनिश्चित करना। कार्य विशिष्टीकरण से तात्पर्य, अगर प्लेटो के रिपब्लिक का जो दर्शन है उसमें हमने देखा कि वो आत्मा के त्रिभाग सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो व्यक्ति की प्रकृति यानी उसके आत्मा के गुण के अकॉर्डिंग ही, गुण के अनुरूप ही उसे कार्य करना है, और उसकी आत्मा का कौन सा गुण है और उसके लिए वह कार्य सुनिश्चित करना, यह कार्य है एक तरीके से राजा का। तो आत्मा के गुण के अनुरूप ही उसे उत्पादक या सैनिक या शासक वर्ग जिस वर्ग में उसे शामिल करना है उसकी शिक्षा प्रदान करनी है और उसे उसके हितों का संरक्षण करना है। तो एक तरीके से यह कार्य विशिष्टीकरण ही न्याय की स्थापना है प्लेटो के आदर्श राज्य में। इसलिए शासक का पहला कार्य है न्याय की स्थापना करना, और न्याय से तात्पर्य व्यक्ति की प्रवृत्ति के प्रकृति के अनुरूप उसे कार्य का आवंटन है, जिसे श्रम विशेषीकरण और कार्य विशिष्टीकरण का भी पालना होती है। भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना दूसरा काम है, भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना। प्लेटो के आर्थिक
प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत था उसमें हमने देखा था कि एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली के दोनों के अच्छे तत्वों के मिलान से उन्होंने जो शिक्षा प्रणाली बताई उसमें शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण है, शिक्षा पद्धति पर राज्य का नियंत्रण है। एक तरीके से राज्य द्वारा ही वित्त पोषित है और राज्य ही यह तय करता है कि क्या पाठ्यक्रम रहेगा और किस व्यक्ति को किस हद तक की शिक्षा हासिल करनी चाहिए और कौन से वर्ग में क्या शिक्षा रहेगी। तो यह कार्य भी दार्शनिक शासक का है। तीसरा है धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना। प्लेटो ने धार्मिक विश्वासों को भी इस कदर नियंत्रित करने की वकालत की कि राज्य की स्थिरता बनी रहे। प्लेटो के आदर्श राज्य में हमने देखा था कि प्लेटो अपने आदर्श से समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं रखते, तो उनके लिए राज्य की एकता एक तरीके से उद्देश्य है। उसी एकता के लिए ही वो बाकी चीज़ों को लाइनअप करते हैं, भले वो एजुकेशन हो या साम्यवाद हो, कला या साहित्य पर राज्य का नियंत्रण हो या धार्मिक विश्वासों का नियंत्रण हो, यह सब राज्य की एकता के लिए ही वो करते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या प्लेटो का दार्शनिक शासक है वह निरंकुश है, यानी उस पर कोई अंकुश नहीं है। प्लेटो के दार्शनिक शासक की शक्ति पूर्णतः अमर्यादित है। वह न तो जनता के द्वारा चुना जाता है और न ही जनता के प्रति उत्तरदायी है। न तो वह पब्लिक ओपिनियन, रीति रिवाज और कानून के बंधन से पूर्णतः मुक्त है, यानी वह बंधा हुआ नहीं है, पूर्णतः मुक्त है। ऐसा बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना है। सेबाइन ने कहा रिपब्लिक का वास्तविक महत्व स्वतंत्र बुद्धि का महत्व है। यह स्वतंत्र बुद्धि न तो रूढ़ियों से मर्यादित होती न ही मनुष्य की मूढ़ता से। सेबाइन इस मत से सहमत हैं कि रिपब्लिक का जो दार्शनिक शासक है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और प्लेटो दार्शनिक शासक के मार्फत बुद्धि का शासन स्थापित करना चाहते हैं, विवेक का शासन स्थापित करना चाहते हैं और बुद्धि पर रूढ़ियों की या मनुष्य की मूढ़ता का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन बार्कर इससे उलट विचार रखते हैं। बार्कर कहते हैं हालांकि दार्शनिक राज्य का शासन ऊपर से देखने पर निरंकुश शासन से मिलता जुलता लग सकता है, वह लिखित विधि से स्वतंत्र हो सकता है, पर जिन्हें हम संविधान का मूल अनुच्छेद कहते हैं उनके अंकुश से वह स्वतंत्र नहीं होता। दार्शनिक मनमाने ढंग से राज्य को प्रभावित नहीं कर सकता, उसे मूल सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखते हुए अचल संस्था के रूप में उसकी रक्षा और उसकी स्थिरता को कायम रखना होता है। यानी बार्कर के अनुसार दार्शनिक शासक ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकता जिससे राज्य के अस्तित्व को ही खतरा हो जाए, यानी राज्य ही एंड है, फिलोसोफर किंग उस फिलोसोफर किंग है वह मीन्स की भांति ही कार्य करते हैं, न कि एंड की तरह। तो राज्य को एकता और राज्य की स्थिरता है वह प्लेटो के विचार में सर्वोच्च है। निम्नलिखित 4 प्रतिबंध या 4 मूल सिद्धांत माने जाते हैं कि ये प्लेटो के दार्शनिक किंग पर लागू होते हैं, यानी वो निरंकुश नहीं है। राज्य में धन और निर्धनता का प्रवेश रोकना। प्लेटो के अनुसार धन से विलासिता, आलस्य और वैमनस्य पैदा होता है, वहीं निर्धनता से कमीनापन और कुकृत्य। राज्य की सीमा में वृद्धि और कमी को रोकना। यह इम्पोर्टेंट है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा नहीं रखता। उसका अपना वो फिक्स साइज में ही कोई आइडियल मानते हैं कि 50 से 5040 की जनसंख्या हो और क्षेत्रफल विस्तृत हो, लेकिन विस्तारवादी आकांक्षा नहीं है। तो सीमा में न केवल कमी पर प्रतिबंध है कि वृद्धि पर भी प्रतिबंध है कि विस्तारवादी राज्य नहीं चाहिए।
न्याय प्रशासन कायम रखना, शिक्षा सिद्धांत द्वारा बनाए रखना, शिक्षा सिद्धांत बनाए रखना। इन चारों सिद्धांतों में हम देखते हैं कि जो एजुकेशन या जस्टिस, इन सब से जो आदर्श राज्य स्थापित करते हैं, उस राज्य की रक्षा ही फिलोसोफर किंग का दायित्व है। यानी फिलोसोफर किंग है वह निरंकुश नहीं है, उसे राज्य के हितों की रक्षा करना जरूरी है। दार्शनिक राज्य के सिद्धांत की आलोचनाएं। बहुत सारे राजनीतिक विचारकों ने प्लेटो के अलग अलग सिद्धांतों की आलोचनाएं की हैं जो महत्वपूर्ण है। टॉइनबी, इमैनुअल कैंट, आर.एच. क्रॉसमैन, कार्ल पोपर, जावेट और सेबाइन। टॉइनबी ने कहा प्लेटो के सिद्धांत में विरोधाभास है, क्योंकि दार्शनिक कुशल शासक नहीं हो सकता और शासक दर्शन को तिलांजलि देकर जब शक्ति का प्रयोग करता है तभी वह सफलतापूर्वक शासन का संचालन कर सकता है। टॉइनबी की नज़र में दार्शनिक होना और कुशल शासक होना अलग अलग बात है, तो इसे वह मिलान एक में समाहित नहीं कर सकते। इमैनुअल कांट ने कहा राजा का दार्शनिक होना और दार्शनिक का राजा होना न संभव है न ही वांछनीय है, क्योंकि सत्ता का भोग निरपवाद रूप से विवेक के स्वतंत्र निर्णय को भ्रष्ट कर देता है। यानी कांट के अनुसार सत्ता का इस्तेमाल है वह विवेक के निर्णय को भ्रष्ट कर देता है। तो इसलिए ये कहना कि जो दार्शनिक राजा होगा वह विवेकीकृत होगा और सत्ता का इस्तेमाल करेगा, गलत है। क्रॉसमैन ने कहा प्लेटो का यह प्रस्ताव अव्यवहारिक है, क्योंकि किसी भी नगर या राष्ट्र में बुद्धिमान लोगों की संख्या इतनी अधिक नहीं होती कि वे स्थायी रूप से एक शासक वर्ग का निर्माण कर सकें। यानी बुद्धिमान लोग होते हैं वो बहुत कम संख्या में होते हैं, उनसे अलग से एक वर्ग बनाने लायक उनकी संख्या नहीं होती। और वो आगे ये कहते हैं कि यदि वे हों भी तो अपार जन समूहों में से उनका चयन कठिन हो जाएगा। प्लेटो ने दार्शनिक को कुलीन वर्ग से जोड़कर अपने सिद्धांत को भ्रष्ट कर दिया, यानी उसमें कुलीनता बनाए रखी, उससे वह प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध भी चला गया। पोपर कहते हैं कि प्लेटो ने अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रस्तुत किया, क्योंकि एक दार्शनिक होने के नाते प्लेटो स्वयं शासक बनना चाहते थे। जावेट ने कहा दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक देख सकता है या अतीत में बहुत पीछे, लेकिन उसे वर्तमान की वास्तविकताओं से उतना मतलब नहीं होता, उसका कोई संबंध नहीं होता। सेबाइन ने कहा यह एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म का सिद्धांत है। अन्य जो आलोचनाएं हैं कि प्लेटो के दार्शनिक राजा का निरंकुश मार्ग का प्रशस्त करता है, नागरिकों की स्वतंत्रताओं और सविवेक का अंत करता है, राज्य ही तय करता है कि कौन से व्यक्ति में कौन से तत्व की प्रधानता है, उसके आधार पर उसे कौन सी एजुकेशन मिलनी चाहिए या वह कौन से क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, उसके पास फैमिली रहेगी नहीं रहेगी, संपत्ति रहेगी नहीं रहेगी। तो एक तरीके से व्यक्ति की बजाय राज्य ही तय करता है व्यक्ति को क्या करना है। प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो 3 अलग अलग क्लासेज हैं, सब क्लासेज में जो कौन सी क्लास बुद्धिमान है, कोई एक क्लास बुद्धिमान नहीं है, यह सब विभाजन है, ये प्रजातांत्रिक समानता के विरुद्ध है, विरोधाभास से पूर्ण है। एक तरफ शासक के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन फिर भी 4 प्रतिबंध उन्होंने लगाए हैं। शासक के लिए आवश्यक विषय जैसे गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र का विधान प्लेटो ने किया है, लेकिन राजनीतिक विचारक मानते हैं कि यह एक शासक के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे इन विषयों के साथ साथ विधि, वित्त, इतिहास का ज्ञान भी जरूरी है। अरस्तु ने तो यह कहकर इसकी आलोचना की कि व्यवहारिक ज्ञान होता है वह विशेषज्ञता से अलग होता है, यानी 50 वर्ष पढ़ाने से अच्छे शासक का निर्माण हो जाए यह जरूरी नहीं, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान विशेषज्ञता से आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और रहित कर। दार्शनिक से एक तरीके से कुशल प्रशासन की आशा करना ही अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है।
अगली आलोचना है काल्पनिक अवधारणा है, यानी यथार्थ या वास्तविकताओं से उतना मैच नहीं करती। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।